हेलो एवरीवन, वेलकम टू सब कुछ पढ़ो लर्निंग ऐप। तो आज एक्सरसाइज 7.5 की मैं बात करूंगा इंटीग्रेशन की। 7.4 तक आपका हो चुका है, ठीक है ना। 4 के एक एक क्वेश्चन को आपने देख लिया, पॉइंट 1 के एक क्वेश्चन को देख लिया है, पॉइंट 2 पूरा कर लिया, पॉइंट 3 के कुछ क्वेश्चंस रहते हैं जो कि मैंने बोला है जब हमारा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाएगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन को इकट्ठा कर दूंगा बच्चे, क्योंकि ये एक ऐसा इंटीग्रेशन है जहाँ बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। तो 7.5 टॉपिक का आप नाम डालोगे पार्शियल इंटीग्रेशन। टॉपिक का नाम बच्चे आप डालोगे पार्शियल इंटीग्रेशन, पार्शियल नाम डाल दो, ठीक है ना। पार्शियल आप नाम डाल लो। अब ये पार्शियल इंटीग्रेशन जो है हमारा, ये यूज कब होता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ठीक है ना। पार्शियल फ्रैक्शन या पार्शियल इंटीग्रेशन, कुछ भी आप नाम डालो। सबसे पहली बात, आपको जब मैंने पहले दिन क्लास दिया होगा वहां आपको मैंने बताया था, अगर हमारा पावर ऑफ न्यूमरेटर ग्रेटर देन इक्वल टू पावर ऑफ डिनोमिनेटर हो जाता था तो आपको मैंने सिखाया था लॉन्ग डिवीजन मेथड को फॉलो करो। मतलब जिस तरीके से बचपन में डिवाइड करते थे वैसे ही डिवाइड करो और उसको इंटीग्रेट करो, ठीक है। बट यहाँ कहानी कुछ उल्टा पुल्टा है। मतलब अगर आपका पावर ऑफ न्यूमरेटर लेस देन हो जाए पावर ऑफ डिनोमिनेटर से, तो बच्चे आपको हमेशा पार्शियल फ्रैक्शन का हेल्प लेना होगा। किसका हेल्प लेना होगा? तो पार्शियल फ्रैक्शन का आपको हमेशा हेल्प लेना होगा। अब ये इस बात को अगर दिमाग में नहीं रखोगे कि पार्शियल यूज कब करते हैं तो आपका इंटीग्रेशन बेकार हो जाएगा। हमेशा याद रखना, अगर ऊपर वाले का मैक्सिमम पावर जो है वो छोटा हो जाए नीचे वाले के मैक्सिमम पावर से, तभी आपको पार्शियल यूज करना है, पहली बात, ठीक है। तो पार्शियल के लिए आपको ध्यान क्या रखना है बच्चे? पार्शियल के लिए आपको ध्यान रखना है हमेशा फैक्टर्स, आपको ध्यान रखना है डिनोमिनेटर का, फैक्टर्स इन द डिनोमिनेटर। पार्शियल के लिए बच्चे हमेशा आपको डिनोमिनेटर का फैक्टर्स ध्यान रखना है और उसके अकॉर्डिंग आप पार्शियल फ्रैक्शन तैयार करोगे, यानी कॉरस्पॉन्डिंग पार्शियल फ्रैक्शन। उसके अकॉर्डिंग आप पार्शियल फ्रैक्शन तैयार करोगे। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ कॉरस्पॉन्डिंग पार्शियल फ्रैक्शन। यानी मैं फिर बोल रहा हूँ, पहला काम क्या बोला आपको? फैक्टर्स आपको देखने हैं डिनोमिनेटर के और उसके अकॉर्डिंग ही आपको पार्शियल फ्रैक्शन तैयार करना है। तो डिनोमिनेटर में 4 नजर आएगा तो क्या उसका पार्शियल फ्रैक्शन ब्रेक होगा, इस बात को ध्यान से देखो। अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में कहीं भी x माइनस ए जैसा टर्म है तो बच्चे इसका पार्शियल फ्रैक्शन a अपॉन एक्स माइनस ए हो जाएगा। कहीं आपके पास x माइनस ए इंटू एक्स प्लस बी है, प्लस माइनस से घबराना नहीं, प्लस होगा तो प्लस लिखना, माइनस होगा तो माइनस होगा। a अपॉन एक्स माइनस ए हो जाएगा प्लस b अपॉन एक्स प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा हमेशा। अगर आपके पास कहीं भी ऐसा लिखा हुआ है जी x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी, तो इस केस में बच्चे आप इसको ब्रेक करोगे, a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी प्लस सी अपॉन एक्स माइनस सी। सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है। कहीं कहीं ऐसा होता है आपको स्क्वायर मिल जाता है बच्चे, तो आप इसके लिए लिखोगे जी a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। एक एक बात को ध्यान से देखते जाइए। अगर कहीं कहीं ऐसा लिखा हुआ एक्स प्लस बी का होल क्यूब, तो आप इसके लिए ब्रेक करोगे बच्चे a अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स प्लस बी का होल क्यूब। इस तरह से आप ब्रेक करोगे जी, सिंपल सी बात है, ठीक है। और इसके बाद मान ऐसा हो सकता है कहीं a अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस बी, ऐसा हो जाएगा। इसके लिए आप क्या ब्रेक करोगे बच्चे? पहले वाले के लिए आप ब्रेक करोगे a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। ये पहले के लिए मैंने काम कंप्लीट किया। और तीसरे के लिए फिर आपको लिखना होगा c अपॉन एक्स प्लस बी, ठीक है ना। और आखिरी जो मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना। अगर हमारे पास लिखा हुआ है x माइनस ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है ना। बट ये एक क्वाड्रेटिक है। कैसा क्वाड्रेटिक होना चाहिए? जिसका फैक्टर पॉसिबल नहीं हो, मतलब कांट बी फैक्टराइज। ये कैसा क्वाड्रेटिक है? जिसका फैक्टर पॉसिबल नहीं है। इस बात को दिमाग में डाल लो, ये तभी यूज होगा। इसके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लिख दोगे a अपॉन एक्स माइनस ए, ठीक है ना। इसके लिए आपको पता है। प्लस
अब अगर ये कांट भी फैक्टराइज है तभी आप करोगे, क्या करोगे, ए आप यूज कर चुके हो तो यहाँ लिखोगे बी एक्स प्लस सी अपॉन जो भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सपोज क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिखना। फिर मैं बोल रहा हूँ ये तभी यूज होगा जब ये कांट बी फैक्टराइज, यानी वैसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका फैक्टराइज पॉसिबल नहीं है तभी आप ऐसा काम करोगे, अदरवाइज बच्चे मामला हो जाएगा गड़बड़। इस बात को आप ध्यान से समझिएगा, ध्यान से दिमाग में रखिएगा। एक क्लास में इसको कंप्लीट नहीं करूंगा, इसमें कम से कम 2 से 3 टाइप के क्वेश्चन हैं, तो 7.5 और 7.6 को आराम से कंप्लीट करेंगे, तब जाके मैं बोल सकता हूं कि बिना ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन के सारे पार्ट इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के एनसीईआरटी से आपने कंप्लीट किए हैं। तो जल्दीबाजी नहीं, इंटीग्रेशन है बच्चे, आराम से करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन नंबर 1 देखता हूँ, आई फॉर इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन हमारे पास किसका फाइंड करना है, x अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 dx। हो सकता है पेपर में ये क्वेश्चन आपको ऐसे दिखा हो, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात, ऊपर वाले का पावर 1, नीचे वाले का पावर 2, यानी यहाँ ऊपर वाले का पावर नीचे वाले से छोटा हो गया, यानी क्लियर है कि पार्शियल तो यूज होना है। प्लस नीचे मैं देख रहा हूँ क्वाड्रेटिक है, तो ये कांट भी फैक्टराइज वाला फॉर्म नहीं है, इसका फैक्टराइजेशन हो सकता है, तो यहाँ आपको फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिखा गया, बहुत अच्छी बात है। नीचे अगर नहीं लिखा होता फैक्टराइजेशन के फॉर्म में तो आप फैक्टराइज करते इस बात का आप बिल्कुल ही अच्छे से दिमाग में रखिएगा। तो फैक्टर्स इन द डिनोमिनेटर देखना था, तो आप क्या करोगे बच्चे, लिखोगे लेट x अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, इंटीग्रेशन के साइन को हटा दिया है फिलहाल, अच्छे से क्वेश्चन को समझो। और फैक्टर्स हमेशा किसका देखना है बच्चे, डिनोमिनेटर का देखना है। मैंने टॉपिक यहाँ लिखा है फैक्टर्स इन द डिनोमिनेटर, यानी न्यूमरेटर से सिर्फ आपको इतना मतलब होना चाहिए कि न्यूमरेटर आपको बता पाए कि पार्शियल यूज होना है या नहीं होना है। अगर न्यूमरेटर का पावर डिनोमिनेटर से छोटा होगा, स्मॉल होगा, तो पार्शियल यूज करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो आपने देखा हाँ जी पावर तो छोटा है। अब आप देख रहे हो नीचे प्लस में है तो प्लस के फॉर्म में ब्रेक करना, माइनस में हो तो माइनस के फॉर्म में ब्रेक करना। ये हमारा दोनों का दोनों टर्म प्लस के टर्म में है, तो पहले वाले के लिए आप लिखोगे a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस दूसरे वाले के लिए बच्चे आप लिखोगे b अपॉन एक्स प्लस 2, और यहीं पर आप इसको इक्वेशन नंबर 1 कर देना जी, ठीक है। अब इसके बाद हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, तो इसके बाद बच्चे हमारा टारगेट होना चाहिए यहाँ इस दोनों को सॉल्व करके, यानी इस इक्वेशन को सॉल्व करके a और b के वैल्यू को फाइंड कर लेना, ठीक है ना। इसका शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, इससे a और b निकालने के दूसरे तरीके बताऊंगा। अभी बिल्कुल मैं सिंपल तरीका बता रहा हूँ जिससे आपको सीबीएसई में करना है। चलिए ध्यान से देखिए, ये हो गया जी हमारा x अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू, आ जाओ भाई इधर एलसीएम ले लो, a टाइम्स ऑफ एक्स प्लस 2 प्लस b टाइम्स ऑफ एक्स प्लस 1 अपॉन हमारे पास है जी एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 2। आप देख रहे हो डिनोमिनेटर वाला टर्म डिनोमिनेटर वाले टर्म से कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल करके दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, आप बस अगले स्टेप में डायरेक्ट लिख दो इसको ax प्लस 2a प्लस bx प्लस b। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब आपको क्या करना है बच्चे, x वाले को एक साथ रख के उससे x कॉमन ले लेना, और बिना x वाले को बिना x के साथ रखना। अगर x स्क्वायर वाला होता तो x स्क्वायर लेके कॉमन ले लेते। यहाँ तक करने के बाद अब आपको लिखना है इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स। अब ये कोफिशिएंट्स क्या है बच्चे, ध्यान से आप देखो। कोफिशिएंट्स का मतलब लेफ्ट हैंड साइड में x के साथ कुछ नहीं है, मतलब 1 है, राइट में x के साथ a प्लस बी है, इसका मतलब 1 जो है हमारा a प्लस बी के इक्वल है। लेफ्ट राइट हैंड साइड में कांस्टेंट हमारा 2a प्लस बी है, बट लेफ्ट में कोई कांस्टेंट नहीं है, मतलब कोई कांस्टेंट नहीं है, मतलब 0 हमारा 2a प्लस बी, यानी वैसा चीज जो लेफ्ट में जो राइट में होगा बट लेफ्ट में नहीं होगा, वहां 0 मान हो गया, ठीक है ना। चलिए यानी a प्लस बी इज इक्वल टू 1 आ गया और 2a प्लस बी की वैल्यू 0 आ गई, तो यहीं से आप फाइंड कर लो b की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2a, और बच्चे इसको यहाँ डाल दो तो ये हो गया a, b की जगह पे डाल दो माइनस 2a, ये आ गया जी हमारा -1 इज इक्वल टू a हमने फाइंड कर लिया -1, तो b हो जाएगा हमारा -2 इंटू -1, यानी b की वैल्यू आ गई +2।
ए भी आपने फाइंड कर लिया, बी भी आपने फाइंड कर लिया, यही हमारा टारगेट था। और वापस आप चले जाओ इक्वेशन नंबर 1 की तरफ। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है बेटा हमारा? इक्वेशन नंबर 1 का लेफ्ट हैंड साइड है जी x अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 और इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी आ गई है? -1। तो ए में आप डालोगे -1 तो ये हो जाएगा हमारा -1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस बी की वैल्यू 2 है, 2 अपॉन एक्स प्लस 2। जैसे आपने ए और बी के वैल्यू को फाइंड कर लिया, आप मान के चलना आपका मैक्सिमम टेंशन खत्म हो गया। अब इसके बाद आप कुछ नहीं करोगे बच्चे, इसके बाद आप इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड कर लोगे। यहाँ लिखा मैंने इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, दोनों साइड इंटीग्रेशन करने पर बस आपको इंटीग्रेशन का साइन लगाना है। इंटीग्रेशन का साइन लगाया, यहाँ dx लिखा, यहाँ भी आपने इंटीग्रेशन का साइन लगाना है। माइनस के साइन को मैंने बाहर कर लिया, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 dx, यहाँ 2 हमने बाहर कर लिया, 1 अपॉन एक्स प्लस 2 dx। यहाँ आपने बस इंटीग्रेशन के साइन को यूज किया, यानी अगर मैं राइट को इंटीग्रेट करूं तो लेफ्ट वाला इंटीग्रेट हो जाएगा और लेफ्ट वाला ही हमारा क्वेश्चन का पार्ट है, तो इसलिए आप इसको करोगे माइनस। ध्यान से देखो, समझाया था अगर नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर मिले तो पूरे का इंटीग्रेशन लॉग के साथ नीचे वाला होता था बेटा। आप देख रहे हो अपने पास 1 अपॉन एक्स प्लस 1 है, एक्स का डेरिवेटिव 1, 1 का 0, 1 प्लस 0 1 ऊपर मिल रहा है, मतलब पूरे का इंटीग्रेशन लॉग के साथ नीचे वाला, और यहाँ भी हो जाएगा लॉग के साथ नीचे वाला। ये हो गया आपका इंटीग्रेट। थोड़ा सा प्लस वाले को मैं पहले लिखता हूँ, प्लस वाले को मैं पहले लिखता हूँ, आप भी लिख सकते हो माइनस लॉग ऑफ एक्स प्लस 1, सॉरी इंटीग्रेट हो चुका था, प्लस सी मुझे स्टार्टिंग में ही लिखना चाहिए था, ठीक है ना बच्चे, प्लस सी मुझे स्टार्टिंग में ही लिखना चाहिए था, मैं यहाँ लिख देता हूँ। और इस वाले पार्ट को आप ऐसा बोल सकते हो एक्स प्लस 2 का पावर 2, क्योंकि ये पता है आपको log m का पावर n log m होता है, और ये है बच्चे हमारे पास माइनस लॉग ऑफ x प्लस 1 प्लस सी। और log की अगर आप प्रॉपर्टी जानते हो, log m माइनस log n क्या होता है बेटा? log m अपॉन n, यानी x प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन x प्लस 1 प्लस सी, वेयर सी इज एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट। सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको ये बोलना चाहूंगा, किसी भी क्वेश्चन के आंसर को आप लाते हो तो एनसीईआरटी से आंसर मैच जरूर करो। कभी कभी आप लोग ओवर कॉन्फिडेंस में चले जाते हो, अरे मेरा आंसर तो सही होगा, नहीं बेटा, एक बार आंसर मैच जरूर करना चाहिए। चलिए ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 की मैं बात करता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9 dx। क्या करोगे भाई आप इसको? कैसा क्वाड्रेटिक है ये? तो हमारा मिडिल टर्म स्प्लिट हो रहा है। चलो भाई मिडिल टर्म, सॉरी ये तो ब्रेक हो गया हमारा। आराम से अब आप यहाँ पार्शियल यूज कर सकते हो, 1 अपॉन एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3। क्या यूज करोगे बच्चे? ए अपॉन एक्स माइनस 3 प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 3, इक्वेशन नंबर 1। वैसे ए और बी आप फाइंड करोगे और फिर आप इसको इंटीग्रेट करोगे, ठीक है ना। सबसे पहले आपको एनसीईआरटी का एग्जाम्पल करना है, ध्यान रखिएगा इस बात को। थर्ड क्वेश्चन की तरफ मैं चलता हूँ। क्या है मेरे पास? 3x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 dx। बिल्कुल नहीं घबराना है, अगर आप नीचे मल्टीप्लाई करते तो नीचे एक्स क्यूब आता और ऊपर 3x माइनस 1, यानी ऊपर x का पावर 1 है, तो सिंपल सी बात है ऊपर वाले का पावर नीचे वाले से कम है जी, ऊपर वाले का पावर नीचे वाले से कम है, इसका मतलब पार्शियल तो यूज होगा ही होगा। इसको आप कैसे ब्रेक कर सकते हो? a अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस बी अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस सी अपॉन एक्स माइनस 3। चलो इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 कर देना बेटा, इस वाले इक्वेशन में मैं ए बी सी फाइंड कर देता हूँ बाय द वे। चलो देखो ध्यान से क्या होता है ये 3x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, ये हो जाएगा बच्चे a टाइम्स ऑफ एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस b टाइम्स ऑफ एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस c टाइम्स ऑफ x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, ये हो जाएगा हमारा ऐसा। और नीचे क्या था प्यारे बच्चों? नीचे था x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। अच्छे से देख लीजिए एक बार, कंफ्यूजन ना रह जाए। तो नीचे वाला टर्म तो बेटा हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x माइनस 1 इज इक्वल टू, चलिए ध्यान से अब मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, वापस यहाँ हो जाएगा b टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 प्लस c टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ए बी सी
फाइंड करने का मैं दूसरा भी तरीका बताऊंगा। फिलहाल मैं इस तरीके से चल रहा हूँ, घबराना नहीं, हमारे स्कूल में ऐसे कराया गया था, सर ने तो बताया नहीं जी, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है प्यारे बच्चों। ये हो गया 3x माइनस 1। अब सारे एक्स स्क्वायर वाले टर्म को एक साथ रख रहा हूँ, सारे एक्स स्क्वायर वाले टर्म को अगर एक साथ रख लिया तो ये हो गया a प्लस बी प्लस सी। अब सारे x वाले टर्म को एक साथ रखूंगा तो देखो ध्यान से, यहाँ हो जाएगा -5a, यहाँ हो जाएगा -4b और यहाँ हो जाएगा -3c। ठीक है बेटा। और कांस्टेंट टर्म की अगर बात करूं तो ये हो जाएगा बेटा 6a प्लस 3b प्लस 2c। और इसके बाद वही वाला लाइन जो आप यूज करते आए हो, लिखोगे इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट्स को इक्वेट करने पर एक्स स्क्वायर के साथ बच्चे a प्लस बी प्लस सी है, बट लेफ्ट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं है। x के साथ बच्चे -5a -4b -3c है, बट राइट लेफ्ट में x के साथ +3 है। कांस्टेंट हमारा बच्चे यहाँ पर 6a प्लस 3b प्लस 2c है और कांस्टेंट हमारा लेफ्ट में -1 है। आपको a b और c फाइंड करना है। अब आप ये सोच रहे होगे a b c मैं फाइंड करके आपको दूंगा, बिल्कुल नहीं बेटा। जो तरीका सिखा दे रहा हूं, तरीका समझना, हमेशा काम देगा। पहले और दूसरे इक्वेशन से, पहले और दूसरे इक्वेशन से मान लिया जाए, पहले वाले इक्वेशन तो खैर 0 ए, अगर आपने पहले वाले इक्वेशन और दूसरे वाले में से पहले मैं ए को गायब करूंगा, क्या गायब करूंगा, ए को गायब करूंगा तो ये बी और सी के टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे पहले और तीसरे से ए को गायब करना तो ये भी बी और सी के टर्म में आ जाएगा। मेरी बात को फिर से सुनो, ये हमारा फर्स्ट है, ये हमारा सेकेंड है, ये हमारा थर्ड है, सॉरी ये सेकेंड करो, ये थर्ड करो, ये फोर्थ करो, क्योंकि इक्वेशन 1 में स्टार्टिंग में मान चुका हूं। मैं फिर बोल रहा हूं, पहले वाले इक्वेशन से a की वैल्यू -b -c दूसरे वाले में डाल दोगे तो दूसरा वाला इक्वेशन सारा कन्वर्ट हो जाएगा b और c के टर्म में। ऐसे पहले वाले से a की वैल्यू -b -c तीसरे वाले में डाल दोगे, तीसरा वाला भी पूरा कन्वर्ट हो जाएगा b और c में। दो b और c वाले इक्वेशन मिलेंगे, उनको सॉल्व करके आप b और c निकाल लेना और किसी में भी डालकर a निकाल लेना। फिर वापस आ जाना बेटा इक्वेशन नंबर 1 की तरफ, वापस आ जाना इक्वेशन नंबर 1 की तरफ। और यहाँ डालने के बाद पार्शियल में आपको हमेशा 95% टाइम ऐसा मिलेगा कि नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर मिलेगा, तो उसका इंटीग्रेशन लॉग के साथ नीचे वाला हो जाएगा। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 4, 5 में आप मिडिल टर्म ब्रेक कर लेना, 6 को अभी रहने देना, 4, 5, इसके बाद 8, 4, 5, 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, 10 के बाद 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11 के बाद 14, 11 के बाद 14, 11 के बाद 14, और मैंने आपको कौन सा करने नहीं दिया, अभी आपको मैंने मना किया है 6, मैंने मना किया है 7, मैंने मना किया है 6, 7, 7 के बाद मैंने आपको 12 भी मना किया है, 12 के बाद मैंने 13 भी मना किया है। चलिए तो पहले इतने क्वेश्चन 4, 5, 8, 9, 10, 11, 14 ये आपको सॉल्व करना है। सपोज मैं 8 का एग्जांपल लेता हूँ, 8 में मैं पार्शियल कैसे ब्रेक करूंगा समझा देता हूँ। यहाँ पे x - 1 का स्क्वायर इंटू x + 2 है, तो क्या आप लिखोगे a/x - 1 प्लस b/x - 1 का स्क्वायर इसके लिए, और तीसरे वाले के लिए बच्चे c/x + 2। तो इतने क्वेश्चन को पहले आप सॉल्व करोगे, आंसर जरूर मैच करना। आंसर मैच करने के बाद आप मुझे ब्रेक उसका सॉल्यूशन भेजो, और क्वेश्चन नंबर 22 भी करना है बेटा। इतना काम पहले कंप्लीट कीजिए, मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है ना। और वो भी मैं आज ही आपको दूंगा, ठीक है ना। तो पहले इतना कंप्लीट करो, फिर मैं पार्शियल कंप्लीट करूंगा, फिर बाय पार्ट में हाथ लगाऊंगा, फिर बेटा मैं चैप्टर नंबर 1 की तरफ चलूंगा। तो अच्छे से पढ़ाई करें। ऑल द बेस्ट प्यारे बच्चों।